छात्र छात्राओं, कृष्णा ग्रुप कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। इस वीडियो के अंतर्गत बीएड प्रथम वर्ष की जो हमारा पहला ही आपका पेपर है समकालीन भारत और शिक्षा, उसको लेकर के हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और उसमें भी हम जो हमारी थर्ड यूनिट चल रही थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के हमारे स्वतंत्र भारत के आयोग गठित किए गए थे, उन आयोगों में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग आया था 1964 में। उन्होंने अपने कौन से सुझाव दिए थे, उन सुझाव को लेकर के हमने वीडियो बनाई है। पहले भी हमने 2-3 वीडियो सुझाव से रिलेटेड बनाई है, तो आज भी हम उनके सुझाव को पढ़ेंगे। इन सुझाव में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे विद्यालय पाठ्य पुस्तकों से संबंधित, यानी कि जो विद्यालय में बच्चों को पाठ्यचर्या दी जा रही है, उस पाठ्यचर्या में जो सैद्धांतिक पाठ्यचर्या है, उसके लिए जो हमने पाठ्य पुस्तकें बनाई है, वो उसके बारे में क्या सुझाव दिए हैं। बच्चों को निर्देशन और परामर्श देना है, उसके बारे में कुछ सुझाव है। बच्चों की शिक्षा से संबंधित जो उनका मूल्यांकन करना है, उससे संबंधित उनको सुझाव दिए हैं। तो सबसे पहले आइए चलते हैं पाठ्य पुस्तकों से रिलेटेड क्या उन्होंने सुझाव दिए हैं। देखिए, पाठ्य पुस्तकें जब हम निर्माण करते हैं, तो पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय विभिन्न सिद्धांतों का हमें उसमें प्रयोग करना चाहिए या हम प्रयोग करते हैं। विभिन्न सिद्धांत जैसे आपका सरलता से कठिनता की ओर जो है, या ज्ञात से अज्ञात की ओर है ना, इस तरह के सिद्धांत जो होते हैं हमारे पाठ्य पुस्तकें हमारी किस प्रकार की ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए, उनकी भाषा सरल सुगराई होनी चाहिए, तो शब्दों का जो आकार है पाठ्य पुस्तकों में, वो आकार भी ठीक होना चाहिए, यानी कि बहुत बारीक और बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक की जो कीमत है वो भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में जगह जगह आवश्यकता अनुसार चित्रांकन भी होना चाहिए, यानी कि उस विषय वस्तु से संबंधित अगर चित्र होगा तो बच्चों के समझ में जो है जल्दी आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम पाठ्य पुस्तकों को निर्माण करते हैं, बनाते हैं। तो इसके लिए भी हमें एक परिषद बनानी चाहिए, उसके लिए भी हमें उसमें परिषद में विद्वान होने चाहिए, विद्वानों से विचार विमर्श करना चाहिए, चिंतन मनन करने के बाद में जो वो अपने सुझाव दें, तब जाकर के हमें ये बनानी चाहिए। तो ये तो मेरा सा एक थोड़ा सा अपना ओपिनियन था, एक थोड़ा सा मत था। आइए हम विचार करते हैं कि इस राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में पाठ्य पुस्तकों के निर्माण हेतु तो क्या सुझाव दिए हैं। जैसे ही उन्होंने बताया है कि पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक योजना बनानी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक योजना नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की ही पाठ्यचर्या का निर्माण किया है इन्होंने। राष्ट्रीय स्तर की ही प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को चलाने की बात इन्होंने कही है। तो इसी प्रकार की पाठ्य पुस्तक बनाने की बात उन्होंने कही है। दूसरा, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण जो है, एक हमारी संस्था है NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसका दिल्ली में इसका जो मुख्यालय है, उसके द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। यानी कि NCERT जो है एक पाठ्यक्रम बनाने का उसका अधिकार है। पाठ्यक्रम के साथ साथ भी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करने का जो सुझाव देती है, उसके मानक सुझाती है। तो उन सिद्धांतों को, उन मानकों को लेकर के ही फिर हमें पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्य पुस्तकों के लेखन के लिए प्रतिभावान व्यक्तियों को पारिश्रमिक देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी कि पाठ्य पुस्तकों को लिखना भी होता है, उसके लिए राइटिंग मटेरियल भी जो है रिटर्न में वो होना चाहिए। तो उसके लिए जो विद्वान लोग होते हैं ना, जो प्रतिभावान व्यक्ति होते हैं, उनसे ही वो कार्य कराना चाहिए, क्योंकि नहीं तो स्पेलिंग मिस्टेक होती रहेगी तो वो अपना प्रभाव जो उसको छोड़ना चाहिए था, प्रभाव वहां पर नहीं छोड़ पाती है। तो उनके लिए भी पारिश्रमिक भी होना चाहिए, अच्छा पारिश्रमिक होना चाहिए, उनको प्रोत्साहन करना चाहिए पारिश्रमिक देकर के, है ना। नेक्स्ट बता रहे हैं कि पाठ्य पुस्तकों का जो निर्माण है, उनका जो परीक्षण और मूल्यांकन है, राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व होना चाहिए। यानी कि पाठ्य पुस्तकों का जो निर्माण कार्य करना है, उनका परीक्षण भी होना है, उनका मूल्यांकन भी होना है। पाठ्य पुस्तकें किस तरह से है, ये सही है नहीं है,
ये हमारी पाठ्यचर्या का जो एक दे रखा है हमारे सिलेबस को पूरा कर देंगे या नहीं कर देंगे। तो इस तरह का जो कार्य है सारा का सारा राज्य सरकारों का होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी, और वो उस पर खर्च को वो वहन करेगी जो उस पर खर्च आएगा पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि शिक्षा मंत्रालय पाठ्य पुस्तकों विशेषकर विज्ञान एवं तकनीकी की पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए एक स्वायत्त संस्था का गठन करे। देखिए सिर्फ इन्होंने एक विशेषकर विज्ञान और तकनीकी की पाठ्य पुस्तकों के बारे में बताइएगा, ये कोई संस्था गठित करनी चाहिए, स्वायत्त संस्था। लेकिन मैं कहता हूं कि कला की हो, चाहे कृषि की हो, चाहे कॉमर्स की हो, या किसी भी आधार किसी भी प्रकार की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण हो, तो उसके लिए एक स्वतंत्र स्वायत्त जो है संस्था गठित होनी चाहिए, जो एक उत्तरी माइंड होकर के किसी के दबाव में ना आकर किसी के नियंत्रण में ना आकर के पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करे। जो पाठ्य पुस्तक निर्माण करने के जो मानक होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उस सिद्धांत का वो प्रयोग करें। नेक्स्ट है प्रत्येक राज्य में पाठ्य पुस्तक समितियों का निर्माण भी किया जाना चाहिए, यानी कि विभिन्न पाठ्य पुस्तक समितियां बनानी चाहिए और उनको कार्य सौंपना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक निर्माण के लिए आप आवश्यक सुझाव दें, आप आवश्यक जो है परिस्थितियां बताएं, आप आवश्यकताएं मांग जो है क्या क्या चाहिए, इसमें सब चीजें आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार से इनके पाठ्य पुस्तकों से रिलेटेड हमने सुझाव पढ़े हैं। अब हम पढ़ते हैं निर्देशन एवं परामर्श से संबंधित सुझाव। निर्देशन परामर्श किसको देना है? जो पढ़ने वाले वहां पर छात्र छात्रा है, इन प्राथमिक विद्यालयों में, इन माध्यमिक विद्यालयों में जो हमारे छात्र पढ़ने वाले होते हैं, छात्र छात्राएं, उनको निर्देशन करना है, उनको परामर्श देना है। किस बारे में परामर्श देना है? देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जहां पर उनको परामर्श देना है। छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों का ज्यादातर खेल में मन लगता है, जब उनकी पढ़ने की बारी आती है तो वो उससे जी चुराते हैं, है ना। तो उस जी चुराने से संबंधित उनको परामर्श निर्देशन देना है कि अगर आप जी ही चुराएंगे तो आप जो है भविष्य में क्या करेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे ढंग से आप, है ना। जब ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे तो आप फिर आगे हाई स्कूल में नहीं हो पाएंगे, इंटर में नहीं हो पाएंगे, ना। इस प्रकार से फिर आगे आपको बढ़िया रोजगार भी नहीं मिल पाएगा। बच्चों का मन क्यों नहीं लग रहा है, बच्चों का किन विषयों में मन लगता है, उसका परामर्श देना, है ना। बच्चे जो है क्लास में कम क्यों आ रहे हैं, बच्चे अनुपस्थित क्यों रह रहे हैं, किस विषय में अनुपस्थित ज्यादा बच्चे रह रहे हैं, तो इन सब चीजों का हमें ध्यान देना है, फिर उनसे उचित फिर परामर्श भी देना है। उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हो जाती है। जब माध्यमिक स्तर पर बच्चे आते हैं तो उनको अपनी जैसे आर्ट ग्रुप है, साइंस ग्रुप है, कॉमर्स ग्रुप है, तो उनके विषय चुनने में भी उनको हमें थोड़ा सा गाइड करना होता है कि आपकी जो आवश्यकता है, आपकी जो रुचि है, आपकी जो मानसिक बौद्धिक योग्यता है, किस विषय को आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, है ना। देखिए हर बच्चा जो है डॉक्टरी लाइन में नहीं जा सकता, हर बच्चा जो है वकील नहीं बन सकता है, हर बच्चा जो है टीचर नहीं बन सकता है, हर बच्चा जो है जज नहीं बन सकता है, हर बच्चा जो है वैज्ञानिक नहीं बन सकता है, हर बच्चा जो है कुछ ना कुछ मतलब बनेगा, लेकिन एक ही लाइन में सारे बच्चे चलेगा ये तो संभव नहीं है। तो उसकी रुचि, उसकी योग्यता के अनुसार भी उसको हमें विषय सुझाने पड़ते हैं कि आप इस विषय को पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपकी जो एक बौद्धिक लेवल है विषय स्तर का है। तो उसके बारे में कौन कौन से सुझाव दिया, चलिए उस पर हम चर्चा करते हैं। छात्र छात्राओं के लिए निर्देशन एवं परामर्श की जो व्यवस्था है वो प्राथमिक स्तर से ही की जानी चाहिए, यानी कि छोटे स्तर से ही बच्चों को गाइड करना शुरू कर देना चाहिए। उनकी जो व्यक्तिगत समस्या होती है, उनके जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर करते रहना चाहिए। दूसरा, माध्यमिक स्तर पर छात्रों को उनकी रुचि, उनकी योग्यता के आधार पर उनकी शैक्षणिक, उनकी व्यावसायिक निर्देशन और परामर्श की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। तीसरा इसमें बताया है कि माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन के द्वारा पिछड़े एवं प्रतिभावान छात्रों की पहचान बनानी चाहिए। जब शैक्षणिक निर्देशन दिया जाएगा तो पिछड़े वाला कौन से है, मध्यम बुद्धि के वाला कौन से है, प्रतिभावान वाला कौन से है, उनका हम अलग अलग कैटेगरी बना लेनी चाहिए, उनकी पहचान बनानी चाहिए।
की जानी चाहिए। एक इस तरह की समिति बना देनी चाहिए जो बच्चों का शैक्षणिक और व्यवसायिक उनका निर्देशन परामर्श कर सके। 10 विद्यालयों पर एक निर्देशक एवं परामर्श अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। एक अधिकारी और कुछ कर्मचारी उसके साथ में नियुक्त करने चाहिए जो 10 विद्यालयों का एक परामर्श कर सके, उनके छात्र छात्राओं का निर्देशन कर सके। नेक्स्ट, मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था राजकीय मार्गदर्शन ब्यूरो और प्रशिक्षण महाविद्यालयों में की जानी चाहिए। अभी जो अधिकारी की बात करी है, अधिकारी के प्रशिक्षण की बात भी बताई है कि वो महाविद्यालय में इस तरह की बात, इस तरह का प्रशिक्षण वहां पर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को, जो माध्यमिक विद्यालय के जो अध्यापक होते हैं उनको इन सर्विसेज प्रोग्राम जो होते हैं अंतर सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत निर्देशन परामर्श के विषय में सामान्य जानकारी भी दी जानी चाहिए। यानी कि जो उनके टीचर्स होते हैं उनको भी निर्देशन का काम, परामर्श का काम वो भी कर सकते हैं, उनको इस तरह की जानकारी होनी चाहिए। उनको कुछ टाइम के बाद में एक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जो वो निर्देशन का काम उसमें सीख सके। अब नेक्स्ट बात आती है कि शिक्षा में मूल्यांकन भी होना चाहिए। मूल्यांकन आपके पाठ्य पुस्तकों का भी होता है, मूल्यांकन आपके छात्र छात्राओं का भी होता है, मूल्यांकन आपके शिक्षण नीतियों का भी होता है, मूल्यांकन आपके टीचर्स का भी होता है। जब टीचर्स जो अपना ज्ञान देना चाहता है बच्चों को, अगर उसमें सरल सुलभ दे दिया वो ज्ञान, बच्चों ने प्राप्त कर लिया वो ज्ञान, तो उसकी शिक्षण विद्या बढ़िया है, पाठ्यक्रम भी बढ़िया है, टीचर भी बढ़िया है। अगर वो बच्चों ने नहीं लिया है ज्ञान, अच्छे तरह से उसको प्राप्त नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं जो है कमी रह गई है। चाहे तो शिक्षण विद्या हमारी दोषपूर्ण है, चाहे टीचर्स का जो व्यवहार है, पढ़ाने का जो तरीका है वो दोषपूर्ण है, चाहे पाठ्यक्रम दोषपूर्ण है, या बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं वो दोषपूर्ण है, उनमें कमियां हैं। तो इस तरह का मूल्यांकन भी किया जाता है। लेकिन असली मूल्यांकन जो है जो बच्चों को पढ़ाया गया है अपने साथ में, उसके बाद में जो उनका एग्जाम लिया जाता है वो किस प्रकार से लिया जाना चाहिए। उनका इंटरनल होना चाहिए, उनका एक्सटर्नल होना चाहिए, उनका प्राइवेट भी होना चाहिए, उनका सैद्धांतिक भी होना चाहिए, किस प्रकार की परीक्षा होनी चाहिए, किस प्रकार का इवैल्यूएशन होना चाहिए, तो वो सारा का सारा मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया इसके बारे में मूल्यांकन के। पहले तो बताया है कि कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों का मूल्यांकन केवल आंतरिक होना चाहिए। आंतरिक का मतलब जो वहां पर टीचर उनको पढ़ा रहे हैं उनके साथ, उन्हीं के द्वारा एक उनका आंतरिक मूल्यांकन करना चाहिए कक्षा 1 से कक्षा 4 तक। उन्हें योग्यता के आधार पर कक्षावृत्ति देनी चाहिए। उनकी जो है उनसे क्वेश्चन आंसर करने या लिखित रूप में थोड़ा सा उनसे पूछ सकते हैं और फिर उनको प्रमोट कर देना चाहिए क्लास में। प्राथमिक स्तर के अंत में यानी कक्षा 5 में जिले स्तर पर एक बाह्य परीक्षा होनी चाहिए, यानी बोर्ड की परीक्षा कह रहे हैं वो होनी चाहिए। इसकी व्यवस्था जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे और वही उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण पत्र भी देंगे। नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि कक्षा 10 के अंत में पूरे प्रदेश में एक सार्वजनिक परीक्षा होनी चाहिए। कक्षा 10 के अंत में पूरे प्रदेश में एक सार्वजनिक परीक्षा होनी चाहिए। इसकी व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करेगा और वही उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण पत्र भी प्रोवाइड कराएगा, प्रदान करेगा। लिखित परीक्षा को वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय, व्यवहारिक बनाने के लिए कुछ प्रयास करने चाहिए। इसके लिए निबंधात्मक, लघुत्तरीय और वस्तुनिष्ठ तीनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछने चाहिए। छात्र छात्राओं की जिन उपलब्धियों का निर्मापन है, मूल्यांकन है, लिखित परीक्षाओं द्वारा संभव नहीं किया जा सकता है, उनका मापन जो है मौखिक परीक्षा लेकर के या प्रायोगिक परीक्षा लेकर के तो वो मापन किया जा सकता है। और इन्हें भी वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और व्यवहारिक बनाने का प्रयास भी करना चाहिए। नेक्स्ट बता रहे हैं कि माध्यमिक स्तर पर लिखित परीक्षाओं के साथ साथ में मौखिक और प्रायोगिक परीक्षा को आयोजन सर्वसुलभ कर देना चाहिए, ताकि तीनों स्तर की जो शिक्षा है उसको हम पूरा महत्व दे सके, पूरा हमको वेटेज दे सके। आंतरिक मूल्यांकन में संचयी अभिलेख जो आपका कम्युनिटी रिपोर्ट कार्ड कहते हैं उसको भी महत्व देना चाहिए। बाह्य परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बनाने वाले अध्यापकों को प्रश्नों की रचना करने में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जो बाह्य परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बनाते हैं टीचर्स, उनको एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनका प्रशिक्षण होना जरूरी होता है। उत्तरों पर अंक देने को वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।
चाहिए। यानी कि अगर एक परीक्षा प्रश्न पत्र को या उत्तर कॉपी को जो है, आंसर शीट को जो है, अगर कई टीचर देखते हैं तो वो टीचर जो है उतने ही नंबर दे उस बालक को, या एक कॉपी जितनी बार भी चेक होगी तो एक बार जो नंबर दिया गया है वही 2 बार 3 बार 4 बार अगर चेक करेंगे तो वही नंबर आना चाहिए। तो वो जो परीक्षा है वो वस्तुनिष्ठ हो जाएगी, विश्वसनीय हो जाएगी आपकी। आंतरिक और बाह्य परीक्षाओं के जो प्रावधान है वो अलग अलग प्रदर्शित किए जाने चाहिए, अलग अलग वो दिखाए जाने चाहिए मार्कशीट के अंतर्गत। ये आपके थ्योरी में आया है, आपके प्रैक्टिकल में आया है, जिससे बच्चों को पता लग जाएगा कि थ्योरी में आप कितने पानी में हो और प्रैक्टिकल में आपने क्या करा है, प्रैक्टिकल में आप कितने पानी में हो। और लास्ट में बताया हमने कि बोर्ड की परीक्षा में श्रेणी के स्थान पर ग्रेड प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी ना देकर ग्रेड सिस्टम होना चाहिए, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो ये इस प्रकार की इन्होंने मूल्यांकन प्रणाली के बारे में अपना विशेष ध्यान देने की बात कही है।